Hello everyone, today we are going to start with chapter States of Matter, topic Kinetic Molecular Theory of Gases. So without wasting time, let us start with the topic. So देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या चीज़ है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है ये गैसेस के लिए एक थ्योरी है। जैसे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर हम गैसेस की देखें तो वो जैसे कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनकी एक्सपेंडेबिलिटी होती है, हीटिंग पे एक्सपेंड करते हैं, प्रेशर जब हम लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, और लिक्विफिकेशन होती है गैसेस की, जैसे हम एलपीजी सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर्स जो होते हैं। तो एलपीजी होता है, वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड इनकी लो डेंसिटी होती है गैस की, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ लाइक डिफ्यूजन, एफ्यूजन, ऐसी ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गैसेस शो करती हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं ये सभी। और ऊपर से लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेरियस गैस लॉज को पढ़ा था, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये सभी लॉ थे आपके, आइडल गैस लॉ, ठीक है। तो वो सभी जो हैं हमारे, वो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना था कि अब कोई ऐसी थ्योरी जो एक कॉमन थ्योरी हो, कॉमन सेट ऑफ रूल्स हों, जो गैसेस पे लगते हों, और वो इन सभी प्रॉपर्टीज़, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ या गैस के लॉज हमने बताए हैं, तो इनको वो एक्सप्लेन करते हों। तो ऐसी एक जनरल थ्योरी जो आई वो आपका क्लॉसियस ने दी है 1857 में। तो इन 1857 गिवन बाय क्लॉसियस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट SIUS, क्लॉसियस। सो इट इज़ नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारा नाम क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इसका यही नाम नहीं है, ये और भी अलग अलग नेम्स हैं इसके, जैसे डायनेमिक पार्टिकल मॉडल भी हम बोलते हैं। अब डायनेमिकल पार्टिकल मॉडल क्यों बोलते हैं? डायनेमिक का मतलब जो चीज़ लगातार चल रही हो। तो इसमें मतलब बेसिकली हम इस थ्योरी में ये मान के चलते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, कभी एक जगह नहीं रुकते, ये लगातार लगातार चलते रहते हैं और ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं। जैसे ये देखिए कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये जो येलो डॉट्स हैं, तो ये जो है ये कोलिजन शो कर रहे हैं कि ये टकरा के वापस आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है लगातार रैंडम मोशन में, या फिर ये सीजलेस हैं, मतलब ये रुकते नहीं है कभी, ये लगातार मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए वर्ड हम कई बार डायनामिक भी यूज़ कर लेते हैं। डायनामिक मतलब ऐसी चीज़ जो मोशन में ही रहती है। तो डायनामिक, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज डायनेमिक पार्टिकल मॉडल। तो पार्टिकल क्योंकि डायनेमिक मोशन में है, तो डायनेमिक पार्टिकल मॉडल भी हम इसे कई बार बोल देते हैं। और इसका और नाम भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक मॉडल। अब माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी क्यों बोल देते हैं हम इसको? क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, हम मॉलिक्यूल्स मान के चलते हैं, तो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद आर नेकेड आइज। तो उनको जो है हम नहीं देख सकते। सो दैट्स वाई वो माइक्रोस्कोपिक मॉडल के नाम से भी हम इस थ्योरी को बोल सकते हैं, या इस मॉडल को हम बोल सकते हैं। तो अब ये जो थ्योरी है, तो इस थ्योरी के लिए कुछ सेट ऑफ पॉस्टुलेट्स या एजम्पशंस बताए गए। पॉस्टुलेट्स या एजम्पशंस वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। एजम्पशंस मतलब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो कि जो इस थ्योरी को कंप्लीट करती हैं। तो इस थ्योरी के लिए हमने कुछ पॉस्टुलेट्स या एजम्पशंस माने हैं, मतलब साइंटिस्ट ने माने हैं। तो वो अब मैं स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा, और उनके पीछे, हर एक स्टेटमेंट के पीछे एक जस्टिफिकेशन है कि इसको क्यों लिया गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं पहला स्टेटमेंट, तो एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मतलब कोई भी गैस है, कोई भी अगर गैस है, तो उसमें क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनको हमने मॉलिक्यूल्स कहा है, ठीक है। उनको हमने क्या बोल दिया? उनको हमने बोल दिया कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स।
अब मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो अगर किसी पर्टिकुलर गैस की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल मान लीजिए आपने हाइड्रोजन गैस ले लिया, मैंने H2 गैस ले ली, तो H2 गैस में जो इसका छोटा पार्टिकल होगा वो H2 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर गैस सेम कर दी आपने तो उसके लिए उसके जो पार्टिकल का साइज़ रहेगा या उसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो आपका जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे एक H2 गैस है तो इसमें बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दिखने में एक जैसे होंगे, मास वाइज साइज़ वाइज सेम होंगे। बट अगर मैं गैस चेंज कर दूं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं क्लोरीन गैस ले ली, तो क्लोरीन गैस में अब आपको पता है कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से अलग है, तो गैस चेंज करने पर ये मॉलिक्यूल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ एक ही गैस की आप बात कर रहे हैं तो उसमें आने वाले ये सभी मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जैसे होंगे। अब इसकी जस्टिफिकेशन कहाँ मिलती है, तो इसकी जस्टिफिकेशन हमें मिलती है, देखिए जस्टिफिकेशन भी देखते रहते हैं हम साथ के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट को जस्टिफाई कौन करता है, फर्स्ट पॉइंट को जस्टिफाई करता है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हम आपका फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। पार्टिकल नेचर की जो मैटर होता है, तो मैटर का पार्टिकल नेचर होता है, यानी वो एटम मॉलिक्यूल से बना होता है, क्योंकि गैस भी इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ऑफ कोर्स इसका भी पार्टिकल नेचर होगा और यहाँ पर वो पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल है। सो ये आपके फर्स्ट पॉइंट की जस्टिफिकेशन है दैट इट इज़ पार्टिकल नेचर, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। देन उसके हम बात कर लेते हैं आपका सेकेंड पॉइंट की। अब सेकेंड पॉस्टुलेट पे चलते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है, कि गैसेस जो रहती हैं तो सॉलिड्स में ये गैप, पार्टिकल्स के गैप जिनको हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोल रहे हैं, उनमें गैप बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। लिक्विड में वो गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है और गैस में वो गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही बात इस काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी बोली गई है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में ये देखिए जो डिस्टेंस है ये गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देखिए ये जो यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स बना रखे हैं, अगर ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं एक ही गैस के जो एक कंटेनर में डाले गए हैं तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल्स जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इतना सा है छोटा सा, तो इतनी सी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूँ सिर्फ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की, तो वो बहुत ही कम आएगी इन कंपैरिजन टू द स्पेस जो ये पूरी की पूरी स्पेस को घेरे हुए हैं। ठीक है, मतलब गैस की टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपका क्या आएगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ गैस हेयर इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि जिस कंटेनर में आई है ये गैस, जिस कंटेनर में डाली है, तो इस कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर तो गैस की वॉल्यूम होगी। बट जब मैं मॉलिक्यूल की टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि मतलब ऑक्युपाई कर रहे हैं किसको, यहाँ पर जगह को, तो वो नेग्लिजिबल होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ गैस के नेग्लिजिबल है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, इन दो पॉइंट्स की हमने बात की, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। अब सेकेंड पॉइंट के लिए हमारी जस्टिफिकेशन क्या रहने वाली है यहाँ पे, फॉर द सेकेंड पॉइंट जिसमें हमने बात की थी कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दी मॉलिक्यूल, एक्चुअल वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करेंगे वो गैस की वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम नेग्लिजिबल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो जस्टिफिकेशन रहेगी, तो सेकंड पॉइंट की जस्टिफिकेशन है
कि एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिबल ये होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ शो करता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इट शोज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सेकंड पोस्टुलेट है वो दिया गया था, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी पोस्टुलेट्स दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो हैं आपके वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ही आए हैं। तो मॉडल हमारा, ये थ्योरी बाद में दी गई है। तो अब चलते हैं हम तीसरे पोस्टुलेट की तरफ। सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम आर नेग्लिजिबल। यानी अब डिस्टेंसेस की दोबारा बात की जा रही है कि वो जो डिस्टेंसेस हैं वो कितना ज़्यादा हैं। तो डिस्टेंसेस आर सो लार्ज, कितने लार्ज हैं कि इनके बीच में जो आने वाली इनके इंटरेक्शंस हैं, यानी वो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस वो नेग्लिजिबल मानी गई हैं। अट्रैक्शंस और रिपल्शंस आर नेग्लिजिबल। कहने का मतलब है कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट ही नहीं करते या तो बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है। अब इसके लिए अगर हम जस्टिफिकेशन दें, सो इसकी जस्टिफिकेशन कहाँ से आती है। तो जस्टिफिकेशन तो यही है कि पहली बात तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, गैसेस आर एक्सपेंडेबल। आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी गैस को हीट कर दें तो गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेबल होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को इट कैन ऑक्यूपाई। सो नाउ कम्स द फोर्थ पॉस्टुलेट। अब फोर्थ पॉस्टुलेट पे आते हैं। तो देखिए फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो सपोज टू बी नेग्लिजिबल। अब आप देखिए कि अब हम यही मान के चलते हैं भाई कोई भी चीज़ है अगर वो मैटर की बनी है तो उसका मास होगा, और अगर उसका मास होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द मास। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। तो मॉलिक्यूल पे ये नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ये नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो मान लीजिए आपने किसी जगह पर रखा हुआ है, मतलब अर्थ के ऊपर ही है ये गैस कंटेनर, तो क्या होगा, अगर अर्थ के साथ मॉलिक्यूल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ होगा तो फिर ये मॉलिक्यूल धीरे 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 सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर सारे के सारे ही ये सेटल डाउन हो जाएंगे तब तो गैस जो है, गैस तो क्या हो जाएगी, गैस तो धीरे 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 अगर ये सेटल हो गए तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घट कम हो जाएगा और गैस धीरे धीरे आपका सॉलिड ही बन जाएगी। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि गैस अपने आप सॉलिडिफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट आपका ये मानकर हम चलते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपका बिल्कुल न के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो इस पॉइंट को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफिकेशन इस पॉइंट के लिए ये है कि ये पॉइंट ट्रू है, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मान लेते हैं अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन हो गए तो वहाँ पर होगा क्या, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे कंटेनर में। देन मॉलिक्यूल्स विल सेटल डाउन इन कंटेनर। नाउ विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा जाता। जितनी मर्जी देर तक आप गैसेस को रखे रखें कंटेनर में वो कभी सेटल डाउन नहीं होती। सो देन मॉलिक्यूल्स विल सेटल डाउन, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉस्टुलेट हो गया, उसकी जस्टिफिकेशन हो गई। नाउ कम्स आर फिफ्थ पॉस्टुलेट्स एंड इट जस्टिफिकेशन। तो देखिए पांचवा पॉस्टुलेट है हमारा कि यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मोशन में है, मीन्स दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। और ये मतलब रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस विद इन, और यू कैन से कॉन्टिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। और ये कॉन्टिन्यूसली चीज़ हो रही है, मतलब ये रुकते नहीं हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते, जो कि अभी हम फोर्थ पॉस्टुलेट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये लगातार एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। तो ये आपस में भी टकराते हैं और साथ के साथ ये किसके साथ टकराते हैं, आपके वॉल के साथ। जो भी कंटेनर आपने लिया है उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, क्यूब ले लिया है हमने, क्यूब बॉक्स लिया हुआ है, तो ये देखिए ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉस्टुलेट है हमारा दैट मॉलिक्यूल्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, कि मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं एंड कोलाइडिंग विद कॉन्टिन्यूसली, कहाँ पे, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। मतलब ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि ये हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है, नहीं, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो अलग अलग वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या करेंगे, हेंस कोलाइडिंग, आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर की वॉल्स के साथ वो कोलाइड कर रहे हैं। अब देख लेते हैं ज़रा इसकी जस्टिफिकेशन क्या बनती है हमारे फिफ्थ पॉस्टुलेट की। तो जस्टिफिकेशन पे चलते हैं। सो ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वो रेस्ट पे होते, अगर वो रेस्ट पे होते तो वो फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करते। ठीक है, तो अगर वो फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करते तो उनकी एक फिक्स शेप होती है ना, उनकी एक फिक्स शेप होती है, बट एक्चुअल में गैसेस की शेप तो फिक्स होती नहीं है। अगर आपने बैलून के अंदर हैं तो बैलून की शेप ऑक्यूपाई कर ली, अगर बैलून को आपने बस्ट कर दिया तो उन्होंने पूरे का पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, तो इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती और शेप भी फिक्स नहीं रहती। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में यही है कि अगर ये रेस्ट पे होते, अब मान लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, इफ़ दे आर एट रेस्ट, इफ़ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, इफ़ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, तो क्या होता, तो दे वुड हैव ऑक्यूपाइड, दे वुड हैव ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन, तो उनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती जैसे कि सॉलिड्स में होती। ठीक है, उसकी वजह से द गैसेस वुड हैव फिक्स शेप, तो उस टाइम गैसेस की क्या होती, हम लिख रहे हैं ना वुड हैव, तो वुड हैव फिक्स्ड शेप, तो वहाँ पे शेप भी फिक्स होती। बट क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, सो इट मीन्स कि गैसेस के पार्टिकल्स विच इज़ नेवर सो, नेवर सो का मतलब है कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज, दिस पॉस्टुलेट इज ट्रू। ठीक है, तो कई बार अगर आपको कोई पॉस्टुलेट दे दिया जाए और उसकी जस्टिफिकेशन पूछी जाए तो जस्टिफिकेशन भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना सिक्स्थ पॉस्टुलेट पे और उसकी जस्टिफिकेशन पे। तो सिक्स्थ पॉस्टुलेट, ये एजम्पशन आप बोल सकते हो, इसकी स्टेटमेंट है, द प्रेशर exerted on the walls of the containing vessel is due to the bombardment of the molecules on the walls of the containing vessel। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी प्रेशर गैस का, देखिए अब गैस है तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब ये प्रेशर किसकी वजह से होता है, ये होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल गैस के हैं कंटेनर में, ये देखिए ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ये क्या शो हो रहे हैं कि आपस में तो कोलाइड करते ही करते हैं, बट ये वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा,
अब ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल है, ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम जब ये वॉल के साथ टकराएगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज हुआ तो इसने फोर्स लगा दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज आना मतलब आपका फोर्स लग गया। और ये फोर्स जो है मॉलिक्यूल इम्पार्ट कर रहा है किसी एरिया पे, वॉल के पर्टिकुलर एरिया पे इम्पार्ट कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, प्रेशर बन गया। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो हैं क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की वॉल्स पे। तो यही है हमारा सिक्स पोस्टुलेट, दैट प्रेशर एक्सर्टेड, कौन एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द, किसकी वजह से है ये, इट इज़ ड्यू टू द बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट जानते हैं आप, टकराना, लगातार टकराना, तो उसको बम्बार्डमेंट हम बोल देते हैं। ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वॉल, bombardment of molecules, sorry, molecules of the gas with the wall, molecules of the gas with the wall of the containing vessel, with the wall of container लिख दीजिए, या containing vessel भी आप लिख सकते हैं। अब साथ के साथ हमने क्या देखना है, हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी दे देनी है। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द जस्टिफिकेशन फॉर द सिक्स्थ पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पर जस्टिफिकेशन यही है कि मॉलिक्यूल जो हैं आपके सीधी लाइन में मूव नहीं कर रहे, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो बराबर करते हैं। मतलब ये नहीं है कि इस वाली वॉल पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस वाली पे नहीं हो रहा, या इस वाली पे कम हो रहा है और नीचे वाली पे ज़्यादा, नहीं। ये हर एक वॉल पे जो है वो बराबर प्रेशर लगाते हैं, मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा और उतना ही यहाँ होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर रेंडमली, और दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट कौन करता है हमारा कि दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। जस्टिफिकेशन इसका ये है दैट दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। और इसकी जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है, जैसे मान लीजिए जब हम कभी इन्फ्लेट करते हैं किसी बैलून को और किसी रबर टायर को, व्हेन वी इन्फ्लेट अ बैलून और अ साइकिल ट्यूब, मान लीजिए साइकिल की ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन होता है, मतलब वो बैलून जो फूलेगा या साइकिल की ट्यूब में हवा भरी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपने भर दी तो एक तरफ से वो फूलना शुरू हो गया और दूसरी तरफ से वो पिचक गया, नहीं। जब वो फूलेगा तो वो सारा का सारा एक साथ फूलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि दे आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये भी जस्टिफाई करता है दैट दे आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि वो स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, बट वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो देखिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, दैट इज़ द सेवेंथ पोस्टुलेट। तो अब सेवेंथ पोस्टुलेट क्या है, सो स्टेटमेंट इज कि मॉलिक्यूल्स को हम सपोज करते हैं दैट दे आर परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स हम मान के चलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर्स। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही रहता है कि वहाँ पर कि कोलिजन के टाइम पे कोई हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि कोलिजन वहाँ पर इलास्टिक होगा, और इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है आपका कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती, यानी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में वो सेम रहेगी। इसका मतलब ये भी है कि परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मानने का मीनिंग है दैट नो एनर्जी इज वेस्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, नो एनर्जी इज वेस्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कोलाइड करते टाइम कोई भी एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो। यानी बट ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे से टकराता है सो इट मे ट्रांसफ़र इट एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफ़र
कर सकता है। सो हाउएवर हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउएवर इट मे ट्रांसफ़र ऑन कोलिजन, या बोल सकते हैं ऑन कोलिजन मॉलिक्यूल्स मे ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम, मतलब टू दी अनदर मॉलिक्यूल, यू कैन से टू अनदर मॉलिक्यूल, मतलब अपनी एनर्जी दूसरा मतलब एक मॉलिक्यूल टकराने पर अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकता है। तो यानी यहाँ पर जितनी भी कोलिजन्स हम लेकर चल रहे हैं, दीज आर द इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम जस्टिफिकेशन ये लेकर चलें कि इसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या होगा, तो देखिए अब यही है कि अगर मान लीजिए ये कोलिजन इलास्टिक नहीं हुआ तो इन इलास्टिक हुआ, तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि कोलिजन इन इलास्टिक हो जाए। अगर कोलिजन इन इलास्टिक हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, इन इलास्टिक कोलिजन्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा। एनर्जी लॉस होने का मतलब है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल कहीं टकराया, मान लीजिए कंटेनर की दीवार के साथ टकराया और उसकी थोड़ी एनर्जी वहाँ पर लूज़ हो गई। अगर एनर्जी लूज़ हो गई तो वो क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अगर वो स्लो डाउन हो जाएगा तो जितनी बार वो टकराएगा उतनी एनर्जी लूज़ करेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब यानी ये हमारी पीछे हमने एक स्टेटमेंट या पोस्टुलेट लिया था कि ये कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कभी सेटल नहीं होते, तो उसको ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये अल्टीमेटली सेटल डाउन हो गया तो व्हाट विल हैपन, विच इज़ नेवर पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो यानी यहाँ पर यही मानने में फ़ायदा है, या ये आपका पोस्टुलेट 7 जो है बिल्कुल सही है कि कोलिजन जो हैं वो इलास्टिक होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने कैसा मान के चलना है, बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मान के चलना है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर इलास्टिक कोलिजन्स इन इलास्टिक कोलिजन हुए तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस हुआ तो मॉलिक्यूल स्लो डाउन होंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, तो जो कि हमारा पिछले पोस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और साथ के साथ यहाँ पर प्रेशर अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, तो प्रेशर जो है गैस का वो क्या होता रहेगा, वो कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो घटता रहेगा। और अगर प्रेशर वहाँ पर घटता रहा तो अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली ज़ीरो। एंड अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जितना गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है वो सेम रहता है, वो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो इट मीन्स ये भी हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फिर हम चलते हैं, आपका इसका पोस्टुलेट का जस्टिफिकेशन भी हो गया। अब चलिए अपना लास्ट यानी 8th पोस्टुलेट की तरफ। तो अब 8th पोस्टुलेट में हम आते हैं। 8th पोस्टुलेट में क्या है कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमने पहले पढ़ा कुछ पोस्टुलेट्स में कि मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ और उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होती है, बट अगर मैं सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालूँ ना तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या क्या पोस्टुलेट है ये पोस्टुलेट ये बताता है कि एक तो एवरी मॉलिक्यूल, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके साथ, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग हैं सबकी, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी अलग होंगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। मास भले ही सेम हो, बट अगर वेलोसिटी अलग हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो जाएगी। तो इट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। और अगर काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएंगी, बट यहाँ पर ये बोल रखा है कि दैट हाउएवर कि उनका जो एवरेज अगर मैं ले लूँ, एवरेज जानते हैं आप, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम किस तरह से लेंगे, यानी सभी काइनेटिक एनर्जी का सम डिवाइडेड बाय जितना भी ये नंबर है इन सभी मॉलिक्यूल्स का, उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बट जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे तो वो गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो अब इसके लिए जस्टिफिकेशन देखते हैं कि क्या इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है। तो जस्टिफिकेशन पे अगर हम जाते हैं तो देखिए अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमने पढ़ा तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, अगर हम देखिए जस्टिफिकेशन यही है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टर मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो मूव करते हैं। और वहाँ पर अगर वो फास्ट मूव करते हैं तो यानी वेलोसिटी उनकी इंक्रीज़ होती है, फास्टर मूव करने पे प्रेशर भी गैस का बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी का इंक्रीज़ मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना। और अगर अगर हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा वो भी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो ऑफ कोर्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं इसका उल्टा लेकर चलूँ, यानी अगर मैं टेम्परेचर को जो है वो घटा दूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर को घटाने से मॉलिक्यूल स्लो डाउन होना शुरू होगा, स्लो डाउन होगा, तो स्लो डाउन होने पे हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी में डिक्रीज़ आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी हर एक मॉलिक्यूल की घटेगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि गैस को हमने कूल कर दिया, और इसी को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी बोलते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है दैट हाउ वी कैन डू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर लो करना पड़ता है, सो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। सो ये हमने किए यहाँ तक आपके 8 पोस्टुलेट विद जस्टिफिकेशन।